कृपा है कि लोकसभा के चुनाव में ऐसा लगता है कि जहां कोई थोड़ी सी कमी रह गई थी, त्रुटि रह गई थी, उसको ईश्वर की कृपा से भरपूर जो है उसको भरा जा चुका है। और उससे मतलब इससे सुखद और इससे अच्छा परिणाम हो, इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता था। और सच्ची बात यह है कि जीतने वाले नेताओं ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि उन्होंने भी ये कल्पना नहीं की थी। एक बार आप आंकड़ों पर दृष्टि डालें तो आपको समझ में आएगा कि ये क्या विजय है। 288 सदस्यों की जो विधानसभा है उसमें अभूतपूर्व बात, जीतने वाला जो गठबंधन है उसको अभी तक जब हम बात कर रहे हैं तो 236 सीटें मिल चुकी, 236। और पूरा का पूरा जो विपक्ष का गठबंधन है वो सिमट कर रह गया 48 पर, अर्थात 50 भी नहीं है उनके पास में सीटें। अब इसका एक परिणाम यह हो रहा है कि 48 में 3 दल हैं, किसी भी एक दल को 28 सीटें नहीं मिली हैं। तो इसका परिणाम यह हो रहा है कि पहली बार संभवतः महाराष्ट्र की विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी नहीं होगा। तो इससे आप अनुमान लगाएंगे, हमारे यहाँ भारत में जो भाषा चलती है, शब्द चलते हैं, वो ये है कि पूरी तरह सूपड़ा साफ हो गया है विपक्ष का। दूसरा जो पहलू है ध्यान देने योग्य वह यह है कि जिस गठबंधन ने विजय प्राप्त की है दूसरे स्वरूप में, अर्थात भाजपा के नेतृत्व में, यह सतत तीसरी जीत है। यह बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक बार भी सत्ता रहने के बाद कुछ न कुछ सत्ता विरोधी वातावरण बनता है जिसको हम एंटी इनकम्बेंसी बोलते हैं। लेकिन यहां निरंतरता है, सातत्य है कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, प्रो इनकम्बेंसी है। मतलब जो लहर है वो सत्ता के पक्ष में है, उसके विरोध में नहीं है। यह दूसरा जो बिंदु है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा बिंदु यह है कि ये सर्वविदित है कि भारत देश में महाराष्ट्र जो है वो सर्वाधिक संपन्न राज्य है। हमारे देश में जो निवेश होता है, उद्योगपति जो निवेश करते हैं भारत के भी और विदेश के भी, उनमें भी सर्वाधिक हिस्सा महाराष्ट्र का होता है। महाराष्ट्र में ही मुंबई है और मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी है। जब 2.5 वर्ष के लिए व्यतिक्रम पैदा हुआ और एक दूसरी सरकार बन गई विपक्ष की, तो परिणाम यह हुआ कि जो बड़ी बड़ी जो परियोजनाएं हैं जिनसे भारत की प्रतिष्ठा जुड़ी है, जिनसे भारत का विकास जुड़ा है, उसमें मैं सर्वोपरि मानता हूं बुलेट ट्रेन। बुलेट ट्रेन जो अहमदाबाद से मुंबई चलने वाली है, तो गुजरात में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो वहां पर बुलेट ट्रेन चलने के लिए जो प्रोजेक्ट है उसका काम हो गया। लेकिन महाराष्ट्र में जो दूसरी सरकार आई उसने पहले दिन से उस पर रोक लगा दी, और देश का दुर्भाग्य समझिए कि 2.5 वर्षों तक उस बुलेट ट्रेन के काम पर ताला लग गया। परिणाम इसका कितना दुखद हुआ, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट है, परियोजना है, ये जापान से इसका सहयोग लिया गया है। बहुत कम कहिए कि ब्याज पर ऋण लिया गया है। लेकिन 2.5 वर्ष का जो विलंब हुआ उससे इसका खर्चा बहुत बढ़ गया, ब्याज भी बढ़ गया, और जो भारत सरकार को वापस करना पड़ेगा पैसा वो भी अधिक करना पड़ेगा। तो संयोग से फिर 2.5 वर्ष तक यह सरकार रही और ये बुलेट ट्रेन का काम फिर से चालू हुआ। अब आशा की जा सकती है कि वो बुलेट ट्रेन का काम न केवल पूरा होगा बल्कि शीघ्रातिशीघ्र उसका उद्घाटन भी होगा। जब मैं बुलेट ट्रेन की बात कर रहा हूं तो मैं एक परियोजना की बात कर रहा हूं। इस प्रकार के अनेक परियोजनाएं हैं। जैसे मुंबई के पास ही
एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन रहा है। उसके बनने से मुंबई और आसपास के लोगों को बहुत लाभ होगा, क्योंकि मुंबई मुंबई जैसा कि आप लोगों को पता ही है, बड़ा सघन शहर है और समुद्र के किनारे है, उसका बहुत अधिक विस्तार संभव नहीं है। इसलिए मुंबई से बाहर नवी मुंबई बसाई गई है और यहाँ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पे काम हो रहा है। इस प्रकार से पूरे महाराष्ट्र में अनेक परियोजनाएं चल रही हैं, जिनका पूरा होना न केवल महाराष्ट्र के लिए बल्कि पूरे भारतवर्ष के लिए अत्यंत आवश्यक है। साथ ही उससे हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय छवि है वो भी जुड़ी हुई है। जब भारत की ये परियोजनाएं चालू हो जाएंगी तो स्पष्ट है कि भारत की प्रतिष्ठा बढ़ेगी और भारत का नाम होगा। इसके अगला जो बिंदु है, जो हमारा आज का विषय भी है, वो यह है कि यह हिंदुत्व का आप कह सकते हैं प्रचंड उभार है। देखिए, ऐसा कुछ हुआ इस चुनाव में कि शायद ही कोई मुसलमान प्रत्याशी जीता है। यह भी पहली बार होगा कि एक दो नाम के लिए मुसलमान वहां पे विधायक होंगे, अन्यथा मुसलमान शून्य विहीन विधानसभा ये होगी। तो इनको समझना चाहिए जो मुसलमानों के वोट पर आधारित हैं कि उनकी क्या दुर्गति हो सकती है और आने वाले समय में ये दुर्गति और क्या करा सकती है। अगला संदेश जो मैं समझता हूं वो यह है कि हम नहीं बटें, हम एक साथ रहें, तो हमारी जो सामूहिक शक्ति है वो कितना सुंदर परिणाम दे सकती है। आज ऐसी हालत हो गई है कि 288 सदस्यों वाली विधानसभा में 144 बहुमत के लिए चाहिए। एक अकेली भारतीय जनता पार्टी उसके निकट खड़ी है, अर्थात वो दो चार सदस्यों का, 5 सदस्यों का यदि सहयोग ले ले तो उसको किसी और दल के सहायता की आवश्यकता नहीं। लेकिन उसका गठबंधन जीता कितना है तो 236, अर्थात सामान्यतः जो बहुमत चाहिए उससे लगभग समझ लीजिए 90-92 अधिक सदस्य जीते हैं। इतना प्रचंड बहुमत, इससे सरकार की जो 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 सुदृढ़ सरकार बनेगी उसका आप अनुमान लगा सकते हैं। उसमें कितना स्थायित्व होगा, उसमें कितनी शक्ति होगी, कितनी ऊर्जा होगी और वह किस प्रकार निर्बाध रूप से अवरोध, बिना अवरोध के वो सरकार काम करेगी। तो मैं ये मानता हूं कि ये जो अभी चुनाव हुए हैं, इनमें दूसरा सबसे बड़ा जो उत्साहवर्धक परिणाम है वो है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, उसको अभूतपूर्व सफलता मिल गई थी। लोकसभा में 37 सीटें मिल गई थी। स्वाभाविक है उसमें से अनेक जो सांसद बने हैं वो विधायक होते थे। सांसद बनने के कारण विधायकों की जो वो थी सीट थी वो खाली हो गई, कुछ और भी सीटें थी। तो कुल मिलाकर 10 सीटों के लिए उपचुनाव हुआ। उनमें से 10 में से 9 के लिए हुआ, एक के लिए नहीं हुआ। 9 में से जो अधिकतर सीटें थी वो समाजवादी पार्टी के पास थी। अभी अभी हाल के ही दिनों में उसकी इतनी बड़ी जीत मिली थी लोकसभा में। लेकिन आप देखिए कि 4 जून को जो परिणाम आया है, वो जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 महीने बीतने के बाद नवंबर में एकदम से यह जो ट्रेंड चल रहा था वो पलट गया। 9 में से 7 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों को मिल गई है। अर्थात कई सीटें जो भारतीय जनता पार्टी को मिली हैं वो समाजवादी पार्टी की सीटें थी जिनको छीन लिया गया है। और यहां पर जो हमारे मुख्यमंत्री हैं उनका एक बार फिर से, जिसको कहते हैं ना, स्थापित हो जाना, उनकी लोकप्रियता का, उनकी जो क्रियाविधि है, कार्यक्रम है, प्रशासनिक जो उपलब्धियां हैं, वो सब स्वतः सिद्ध हो जाती हैं। इसी प्रकार बिहार में 4
सीटें थी, 4 के चारों सीटें जो है ना एनडीए को मिल गई है, जिनमें 2 भारतीय जनता पार्टी को और 2 उसके सहयोगी दलों को। राजस्थान में भी जो अधिकांश सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी को मिली। इस प्रकार से इस चुनाव ने विपक्ष को अत्यंत दुर्बल कर दिया है और सबसे जो बुरी स्थिति है, दयनीय स्थिति है, जिसका भविष्य न केवल डावाडोल है बल्कि पूर्णतः अंधकारमय है, और वो भी मात्र 5 महीनों के अंतराल में, वो है कांग्रेस पार्टी और उसका नेतृत्व। वो अब आने वाले 5 वर्षों के लिए आप समझिए कि बिल्कुल ही दयनीय स्थिति में पहुंच चुके हैं, क्योंकि हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी जीत गई, कश्मीर में कांग्रेस को कुछ मिला नहीं, महाराष्ट्र में ऐसी हालत हो गई है कि कोई विपक्ष का नेता नहीं बन सकता, झारखंड में वो दूसरे दर्जे की पार्टी है, क्योंकि मुख्य पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा है जिसको विजय श्री मिली है, उसकी एक सहयोगी पार्टी के रूप में कांग्रेस पार्टी रहेगी। इस प्रकार आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी इस देश से, जिसको कहते हैं विदाई हो जाना, वो वाली स्थिति बन गई है। और कांग्रेस पार्टी कभी भी एक बार सत्ता में आने के बाद दूसरी बार नहीं जीतती है। तो आज मात्र 3 राज्यों में सिमटी हुई कांग्रेस पार्टी, कर्नाटक, तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश, ये भी आप समझ लीजिए 2 साल 3 साल में इसके चुनाव होने वाले हैं, तो यहाँ भी दूसरे दल की सरकार बनेगी। तो इस प्रकार कांग्रेस का एक प्रकार से कहिए कि सत्यानाश हो चुका है और उसका भविष्य अंधकार में हो गया है। और इस सब के पीछे जो तत्व काम कर रहा है वो है हिंदुत्व का, क्योंकि इन चुनावों में हिंदुत्व का नारा बढ़ चढ़ के लिया गया, और जिसको कहते हैं ना, उसका जादू जो है सर चढ़ के बोला, और बड़ी स्पष्टता थी नारे में। इसमें कोई भी अनअपोलोजेटिक नहीं था, या कहिए कि अपोलोजेटिक नहीं था कि हमें ये बोलने से क्या होगा। स्पष्टता थी और लक्ष्य स्पष्ट था, नारे स्पष्ट थे, इसीलिए संदेश भी बड़े स्पष्ट है, और इसी का ये सुखद परिणाम हम लोगों के सामने आया है। अब इससे क्या है आने वाले समय में कि ये राजनीति को बदल देगा ये परिणाम। महाराष्ट्र में 288 जो सीटें हैं, तो वहाँ 48 लोकसभा की सीटें होती हैं, और आप ये समझिए लोकसभा की जितनी सीटें होती हैं उसकी आधी सीटें राज्यसभा की होती हैं, तो 24 सीटें राज्यसभा की हैं। आने वाले 5 वर्षों तक राज्यसभा की जितनी सीटें भी चाहिए होंगी, उस सारी की सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी या उसके गठबंधन को चली जाएंगी। इसका परिणाम यह होगा कि अब राज्यसभा में भारतीय जनता पार्टी उसके सहयोगी दलों को मिलाकर जो गठबंधन है उसको बहुत बड़ा बहुमत होगा राज्यसभा में, जो भी अपने आप में अभूतपूर्व होगा, क्योंकि पिछले 30-40 वर्षों से किसी भी दल को राज्यसभा में कोई स्पष्ट बहुमत नहीं था। तो कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे अपना महत्व खोती जा रही थी, तो राज्यों से उसकी सीटें घटती जा रही थी, और भारतीय जनता पार्टी का उभार हाल के वर्षों में हुआ है, इसलिए वो अपने उस चरम पर पहुंच नहीं पाई थी, लेकिन अब वो भी हो जाएगा। इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य यह है कि कोई भी बिल, कोई भी काम संसद में होगा तो बड़े सहजता से, सुचारू ढंग से दोनों ही सदनों में बिल पर चर्चा होगी और पारित होने की प्रबल संभावना बन जाएगी। इससे क्या होगा? इससे यह होगा कि जो सरकार चाहती है, जो काम करना चाहती है, उस काम के करने में कोई अवरोध नहीं रहेगा, और जितनी शीघ्रता से सरकार चाहेगी उतनी शीघ्रता से ये काम हो सकेगा। इससे कई सुखद परिणाम निकलेंगे। जैसे पहला तो यह है कि 25 नवंबर को संसद का सत्र आरंभ हो रहा है, तो पहला जो बहुत बड़ा काम होगा, ऐतिहासिक काम होगा, वो होगा वक्फ बोर्ड का, क्योंकि उसने जितनी जमीनें हथियाई हुई हैं और जो भी है उस पर लगाम लग जाएगी, और जो जमीनें पहले से जा चुकी हैं वो जमीनें वापस आ जाएंगी भारत सरकार को, और उसके बाद में हिंदू समाज को जहां से वो जमीनें गई हैं। इसी प्रकार के और जितने भी विधेयक होंगे वो विधेयक पारित होंगे, और इसका पूरे राष्ट्र को सबसे अच्छा परिणाम मिलेगा। पूरे राष्ट्र को आगे बढ़ने में बहुत अच्छा होगा, और मैं मानता हूं कि इससे इस देश की राजनीति बदल जाएगी।
क्योंकि एक आत्मविश्वास भी आ गया है कि हम चाहें तो जीत सकते हैं, न केवल जीत सकते हैं, बार बार जीत सकते हैं। तो यह संदेश बहुत बड़ा है अंतर्राष्ट्रीय। चूंकि आदित्य जी अमेरिका में बैठे हैं, इसलिए मैं अंत में एक बात जोड़ना चाहूंगा कि इन चुनावी परिणामों के पीछे थोड़ा सा तत्व ट्रंप का भी है। ट्रंप की जीत ने भारत में एक वातावरण बनाया, और ट्रंप जिस प्रकार से खुलकर आए, हिंदू के पक्ष में बोले, उससे एक नवीन ऊर्जा का संचार हमारे देश में हुआ है। ऐसा नहीं कि कोई ट्रंप आकर वोट दे देते या कोई अमेरिकी आकर भारत में वोट दे देते, लेकिन एक जो सकारात्मक वातावरण का निर्माण हुआ, उससे चुनावी परिणाम पर निश्चित रूप से प्रभाव पड़ा है। तो इस बिंदु पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आगे पंकज जी से आग्रह करूं